Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum CSS and PMS aspirants. Today the topic I am going to discuss is not a specific topic but it's a very general topic in nature. जब CSS aspirants या PMS aspirants न्यूज़पेपर को स्टडी करते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट स्टडी करते हैं जिसमें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो फॉर दैट पर्पस आई वांट यू टू नो दैट व्हाट आर द की इकोनॉमिक टर्म्स फॉर CSS एंड PMS when you read any document or any write-up which is related to economics. अच्छा, ये डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती या जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं होते. तो कॉमनली यूज्ड इकोनॉमिक टर्म्स कौन सी होती हैं, या जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इवन न्यूज़ सुनते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आपको पता नहीं चल रही होती कि वो क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम GDP. सो व्हाट इज़ GDP? GDP basically stands for Gross Domestic Product. It is a measurement of national income. It is the value of all final goods and services produced within a country. यानी जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं कंट्री के अंदर, उनकी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड GDP. यानी विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ दैट कंट्री जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी उनकी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू होगी उसको हम GDP कहेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ GNP. GNP stands for Gross National Product. It is the value of all final goods and services produced by nationals. यानी ख्वाह वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही हैं या अब्रॉड प्रोड्यूस की जा रही हैं, लेकिन अगर वो किसी भी मुल्क के नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उस मुल्क की GNP होगी. नेक्स्ट इज़ ट्रेड डेफिसिट. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टर्म. ट्रेड जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे बेस करती है. One is exports and imports. डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम है. दैट मीन्स इंपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 15 million are our imports and 12 million are our exports. तो अगर ये केस हो जाए तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं. इंपोर्ट्स की वैल्यू यानी इंपोर्ट्स की जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स की पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो कम है. इसी तरह से ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस इसके ऑपोजिट हो जाएगा व्हेन आवर इंपोर्ट्स वैल्यू इज़ लेस दैन एक्सपोर्ट्स वैल्यू. इसके बाद है जी बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस. अब CSS और PMS एस्पायरेंट्स इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ते हैं तो इसमें बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस के कॉन्सेप्ट्स हैं दो. बजट डेफिसिट क्या है इसको भी मैं आपको दो चीज़ों से रिलेट करके बताती हूँ. एक होता है रेवेन्यूज़ और एक होते हैं एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यूज़ जो अर्निंग है स्टेट की और एक्सपेंडिचर्स जो अखराजात यानी ख़र्चे हैं स्टेट के.
अगर रेवेन्यूज़ की अमाउंट ग्रेटर है एक्सपेंडिचर से, दैट मीन्स इनकम ज़्यादा है और अखराजात कम हैं। इस केस में हम इसको बोलते हैं कि बजट सरप्लस हो गया, यानी दैट कंट्री इज़ अर्निंग मोर वेयर एज कंट्री इज़ स्पेंडिंग लेस। ऑपोजिट केस में इफ़ रेवेन्यूज़ आर लेस देन एक्सपेंडिचर्स, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बजट डेफिसिट हो गया, यानी जो पैसे कमा रहा है कंट्री वो कम है और जो खर्चे वो कर रहा है, यानी जो अखराजात वो कर रहा है, वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। When we talk about the incoming payments and the outgoing payments, it is not only related to imports and exports, whereas there are certain other payments which are incoming and outgoing. जैसे कोई गिफ्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, तो वो इनकमिंग पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से कोई गिफ्ट या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान ने किसी कंट्री को दे दी, तो वो आउटगोइंग पेमेंट्स में रिकॉर्ड होगी। इस तरह टोटल इनकमिंग पेमेंट्स, यानी टोटल पेमेंट्स विच आर कमिंग इनटू पाकिस्तान, वो अमाउंट, और जितनी टोटल आउटगोइंग पेमेंट्स हैं उसको बैलेंस करें तो इस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, दैट मीन्स हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स ज़्यादा हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स की फॉर्म में हैं या इफ़ वी आर सपोर्टिंग और हेल्पिंग एनी अदर कंट्री। और इसी तरह से अगर इनकमिंग पेमेंट्स कम हैं तो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, यानी इफ़ आउटगोइंग पेमेंट्स आर ग्रेटर दैन इनकमिंग पेमेंट्स, दैट मीन्स आवर करंट अकाउंट इज़ इन द डेफिसिट। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स। जो 100 पॉइंट इंडेक्स आप नॉर्मली कंसीडर करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होता है, स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉइंट इंडेक्स मेजरमेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री, यानी इकॉनमी कितनी स्टेबल चल रही है, कितनी अनस्टेबल है, इकॉनमी के जो डिफरेंट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो किस किस वजह से डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथ होती जाए तो इंडेक्स पॉइंट्स जो हैं वो बेटर होते जाते हैं, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्मूथनेस कम होती जाए, इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू गिरती जाती है। ये इंडेक्स पॉइंट्स बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही शो कर रहे होते हैं। तो आई होप नाउ यू वुड बी क्लियर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज़। जब भी आप कहीं न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में पढ़ेंगे तो अब आपको पता होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है और इनकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है। वेल देयर आर सम अदर टर्मिनोलॉजीज़ जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम अदर टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स,
you may ask in the comment section of this video. Thank you for watching. Allah Hafiz. For more informative videos, please subscribe my channel. Thank you.